क्या तकनीकी, खूब सुना होगा। इंजीनियर को क्या कहते हैं? अभियंता, 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 अभियांत्रिकी वो अलग है। आराम से चले। कौन पूछ रहा है कहाँ? अधिसूचना, 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 नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति, नोटिस। चलेगा, स्वागत है। हाँ, नोट्स। आज टेस्ट में हिंदी का नहीं होगा, सब आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब आ जान दो। हमें किसी से डरना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये क्या आएगा और हमसे क्या पूछेगा, बस सीधी सीधी बात है। हाँ अच्छा, याद करके आए हैं? अभी पूछेंगे 1 मिनट में। चलो पहले वर्तनी लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो पहला शब्द लिखें सरल सा। पहला, हाँ वर्तनी में सरल ही है सारे। वर्तनी अभी नहीं, अभी तो आप पहले तैयार हो जाएं, फिर बोलूंगा। लिखो पहला शब्द। पहला शब्द बड़ा शानदार, अच्छा याद आया है। लिखो शूर्पणखा, रावण की बहन का नाम है शूर्पणखा। हाँ मैं तो ऐसे बोलूंगा, वो आप समझो। शूर्पणखा रावण की बहन का नाम था, जिसकी एक बार मुलाकात लक्ष्मण से हो गई थी। शूर्पणखा। फिर हम उच्चारण की भी बात कर लेंगे, कैसे उच्चारित किया जाएगा शूर्पणखा। अगला लिखो, अगला लिखेंगे आप इसमें अवश्यम भावी, अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। इसका उच्चारण 100% सही है। अवश्यम भावी, अवश्यम भावी, अवश्यम भावी, एक ही शब्द है, अवश्यम भावी। अगला लिखो, अगला लिखेंगे नेपथ्य, 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 नेपथ्य। अगला नेपथ्य। अगला है कैलाश, कैलाश पर्वत वाला, कैलाश। कैलाश। अगला लिखें, अगला लिखो, बहुत बढ़िया शब्द है अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभयारण्य, अभयारण्य, अभयारण्य। अगला लिखो साप्ताहिक, अगला है साप्ताहिक, वीकली वाला। वो आपको सही लिखना है, मेरे उच्चारण पे ध्यान में, आज पहली क्लास है शायद आपकी, हाँ इसलिए मेरे उच्चारण पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने स्वविवेक से सही लिखना है। अगला अगला क्या है? साप्ताहिक। अगला लिखेंगे, लिखें दैनंदिनी, 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 दैनंदिनी। अगला लिखेंगे विघ्नेश, सरल है, विघ्नेश, विघ्नेश, सरल है, ये तो आप लिख दोगे, विघ्नेश। अगला लिखेंगे गलत, सही लिखना लेकिन, गलत, गलत। अगला लिखो जुबा, केसरी नहीं, अकेला जुबा लिखो, जुबा। हो गए? चलिए देखें, चेक करते एक बार, चलेगा, बताएं। शूर्पणखा, इसको पढ़ते हैं शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा।
इसको ऐसा लिख सकते हैं। यदि आपने इस तरह भी लिखा है शूर्पणखा तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे तालव्यशा या दंतसा का प्रयोग वैकल्पिक है कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ रहो फिर भी, वैसे दोनों सही है लेकिन हम प्राथमिकता इसको दें तालव्यशा के साथ में, शूर्पणखा। ठीक है, अगला बताएं। अवश्यम भावी, जो घटनाएं आगामी समय में या आने वाले समय में 100% होंगी उनके लिए अवश्यम भावी। हाँ ऐसा कर सकते हो, गलत तो खैर नहीं माना जाएगा, वो भी सही मान लेंगे ऐसा करके। यदि ऐसा लिखा है सही ये भी है, लेकिन कोशिश करो आज के लिए, ठीक है वैसे हमेशा भी सही रहेगा, लेकिन मैंने कल एक बात बताई थी पंचमाक्षर के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग, बस उस हिसाब से है ना। बात ये भी सही है, वही है जो सेंस इसका है वही सेंस इसका निकलेगा, कोई अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अब अनुस्वार की तरफ चलेंगे धीरे धीरे करके, है ना। अगला बताए। नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ किसी को टूटा फूटा याद आ रहा है क्या? नेपथ्य, नेपथ्य मतलब होता है जैसे कोई भी रंगमंच है, उस रंगमंच पे जो पर्दा डला या रंगमंच के पीछे का भाग जहां कलाकार खड़े होते हैं एक्ट चेंज होने के तुरंत बाद, हाँ बैक स्टेज कह लो, उसी को हम लोग हिंदी में नेपथ्य कहते हैं। अगला बताए। कैलाश, दंतसा का प्रयोग किया जाएगा साहब। हाँ एक फिल्म याद करो, लाश द ढाबा, धमाल, तो याद करो कैलाश में लाश नहीं आएगी, नहीं तो फिर लाश बन जाएगी वो, इसलिए क्या लिखेंगे कैलाश, कैलाश नहीं होगा, कैलाश, कैलाश नहीं करेंगे। ठीक है। अभयारण्य, ये मुझे अभी ध्यान आया जो अपना फॉरेस्ट्री का बैच चल रहा है उससे। अभयारण्य, अभयारण्य भाव पूरा बनाया जाएगा। हाँ अभयारण्य समझ लो इसको, अभय प्लस अरण्य, जानवर जिस जंगल में रहेंगे एकदम निडर तरीके से, उन्हें टेंशन नहीं कि वहां गए वहां शिकारी कोई बंदूक लिए बैठा होगा, उन्हें उधर नहीं जाना, उधर गए तो वहां कोई और बैठा होगा, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी कैसे भी घूमेंगे। अभयारण्य। अगला बताइए। साप्ताहिक, देखो मैंने बोला तो साप्ताहिक था, सही शब्द होगा साप्ताहिक, जैसा कि आप लोगों ने सही लिखा ही है, साप्ताहिक बिल्कुल सही है। दैनंदिनी, इसका आप लोग मुझे हिंदी में, वैसे तो हिंदी यही है लेकिन और हिंदी में अर्थ बताएं कि मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है कि दैनंदिनी में माना घर में छोटी बहन है, अपन ने का काम नहीं करेगी, पानी नहीं लाएगी, तो डायरी को बोलते हैं दैनंदिनी, माने जिसमें हम दैनिक दिनचर्या का वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं, जिसे को आप डायरी कहते हैं, हिंदी में दैनंदिनी कहते हैं। अगला बताइए। विघ्नेश, कौन का पर्याय भाई साहब? बहुत बढ़िया, तो सारे विघ्न वैसे दूर हो जाएंगे, अब क्या दिक्कत। विघ्नेश। हाँ अगला। गलत, इसको समझते हैं हम लोग, अभी तक गलत को भी गलत ही लिखते आ रहे हैं, अभी सही नहीं है, अभी गलत है, इसमें नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। नुक्ता, गलत, गलत नहीं होगा, गलत। हिंदी में त्रुटि होती है, हिंदी में अशुद्धि होती है, लेकिन गलत तो अरबी फारसी में होता है। गलत, नुक्ता का प्रयोग करेंगे। अगला बताओ। जुबान, ये तो आपने वैसी, ये तो ठीक है, कुछ ऐड से अपना क्या फायदा हुआ, ये सही हो गया, ये नहीं सही है सबका। जुबा, अनुस्वार तो आएगा क्योंकि थोड़ी सी नाक की ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, और जुबा नहीं होगा, जुबा, जुबा केसरी, चंद्र बिंदु नहीं है। हाँ ये नुक्ता लगेगा, हाँ जा में भी और बा के ऊपर भी अनुस्वार। हो गया 10, चलेगा। तो आज मुझे लगता है ज्यादा सही निकले होंगे। हाँ बढ़ गया, बस धीरे धीरे करके हम एक, अपना लक्ष्य ही एक है कि एक और एक अपन 2 नहीं करेंगे, सीधे 11 करेंगे। ठीक है, 10 बोलते हैं, 11 सही हो जाएंगे, चलेगा। बस अब देखना इनमें से कुछ है जो अपने काम में आ सकते हैं आगामी भविष्य में,
एग्जाम वगैरह में जैसे ये हो, कभी ये लिखना पड़े, तो ये 2-3 शब्द हैं जो अपने हो सकता है कभी प्रयोग में लाए जा सकते हैं आंसर राइटिंग के समय में। बाद बाकी तो ये कि आपके दैनिक जीवन के हिसाब से हाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं अवश्य भावी को, है ना, चलेगा। अब हम कहां तक पहुंच गए थे? व्यंजन में कहां तक पहुंच गए थे? स्पर्शी व्यंजन के बता दिए थे, उच्चारण स्थल बता दिए थे, है ना। काचा टाटा पाका, जैसे आपका का वर्ग का उच्चारण स्थल क्या बताया था? कंठ। और ता वर्ग का तालु। और आपका टा का टा मूर्धा। और पा वर्ग का पा, क्रम से नहीं, ओष्ठ। ठीक है, चलो अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 बता दी थी, इसके आगे की बात करते हैं, चलेगा। आगे की बात करें, देखें जरा सुने। अब जैसे हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रकार के व्यंजन की, और इसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। इसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनको समझते हैं क्या है। देखो नाम में ही अपना सारा काम हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा नाम पे फोकस करेंगे ज्यादा, कि नाम को समझ लें अच्छे तरीके से। यहां पे लिखा हुआ है अंतः। अंतः इसको ऐसे लिख लो या अनुस्वार के साथ ही लिख लो। नहीं आपको लगेगा कि हमें तो कहते हैं अनुस्वार लगाओ, खुद लिखते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, अंतः, क्योंकि मैं तभी आपसे बदलने के लिए कह सकता हूं जब मैं खुद बदला हूं या उनमें आदत में परिवर्तन कर सकता हूं, नहीं तो मैं फालतू का ज्ञान नहीं देता कभी। ठीक है, और नहीं कर पाऊं ना तो आप टोक दिया करो। ठीक है, अंतः, अंतः मतलब होता है आंतरिक, इंटरनल पोर्शन को या इंटरनल भाग को या पोर्शन को क्या कह सकते हैं? अंतः या आंतरिक कह सकते हैं। ठीक है, अगली बात, अगला शब्द लिखा हुआ है, अगला वर्ण कह लो इसको, स्थ माने स्थान के बारे में बताएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लॉजिक लगाए कि ये दोनों शब्द जो है मिलकर के क्या कहना चाह रहे हैं? आंतरिक स्थान के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से पहले ये बता देते हैं। या, रा, ला और वा, ये 4 होते हैं, रट लेना। या, रा, ला, वा, ये रटने पड़ेंगे। जैसे आपने कल से आज तक काचा टाता पा रट लिया, और आपने जैसे मूर्धा, तालु, दंत और ये ओष्ठ रट लिए, तो अब अगला नंबर यारा लावा का है। अब हम क्या करेंगे? यारा लावा। अब थोड़ा सा एक अभ्यास करते हैं छोटा सा, या बोल के देखें, या, और जीभ पर ध्यान देना, बोलने पे नहीं। या, तो ये देखना जीभ प्रॉपर कहीं टच नहीं करेगी आपको। अब ध्यान होगा मूर्धा क्या है, तालु क्या है, याद होगा। तालु के और मूर्धा के आसपास से ऐसे करके लौट आएगी, लेकिन टच नहीं करेगी। कितनी समझदार जीव है। या टच कर रही है क्या? किसी को कर रही हो तो बताओ। नहीं भाई, जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाया उनमें कई सारे बच्चे सर मेरी तो टच कर रही, मेरी तो ऊपर कर रही है। नो टचिंग। अब देखो दूसरी बात, तो आपने बता दिया कि या में कहीं टच नहीं करती, बहुत अच्छी बात है। अब रा में बोल के देखें, रा, रा, रा में तो कर रही है, लेकिन कैसा कर रही है? ये बड़ी विचित्र कहानी है कि ये साहब टच करती है छूटती है, टच करती है छूटती है। रा, क्योंकि जीव की टोन में कंपन होता है, वाइब्रेशन हो रहा है। रा, अपने पास 52 माने 52 वर्ण है, उन 52 वर्ण में एकमात्र ऐसा वर्ण है रा। अच्छा, किसी का नाम रा से शुरू होता है क्या? नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके नाम में सब जीभ भी कांपने लगती है, बाद की व्यवस्था तो आप समझ लो। रा, जीभ कांप रही है क्या? नहीं। तो अपने पास 52 में एक ही मात्र ऐसा वर्ण है या व्यंजन है कि जिसके बोलने में जीभ की टोन कांपती है, तो अपन इसको आगे चल के नाम देंगे। अच्छा, अब इसकी परिभाषा सुनते फिर एक एक करके बात करते हैं कि जब इन चारों का उच्चारण करते हैं तब जीभ हमारी बिल्कुल प्रॉपर या सटीक तरीके से मुख के किसी भी भाग को सटीक तरीके से टच नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती। मतलब उनके आसपास से या थोड़ा सा छू छुआ के निकल आएगी, लेकिन बिल्कुल सटीक से, जैसे चा, का, ला ऐसे बोलते हैं, उनमें जैसे उनको टच करती वैसे नहीं करेगी। तो अब जरा समझना, या और रा दो समझे। अब बात आई अगली, लिखा है ला, लेकिन ला को बोल के देखें, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही और सटीक टच कर रही है ला। अब देखना अंतर समझना इसमें, आप ला बोल के देखें और चा बोल के देखें, और जीभ पे ध्यान प्रॉपर।
ला और चा सेम नहीं हो सकता। ये अब जरा समझना मैं क्या बता रहा हूं। जब ये जी मान लो इधर, मान लो ये अपनी जीव है, तो ये दांतों की जो जड़ है उसके पास जाएगी, और जैसे चा बोलेंगे थोड़ी सी ऊपर जाएगी। ला दांतों के ऊपरी भाग माने दांत मसूड़े के पास जाएगी, जिसको हम लोग दंत मूल कहते हैं। दंत मूल माने दांतों की जड़। और हालांकि व्याकरण में तो उसको इतना खतरनाक नाम दे दिया है कि आपको थोड़ा सा समय लगेगा इसको एक बार पढ़ने में। वरस से मतलब दंत मूल माने दांतों की जड़। तो ला बोलते हैं तो जीव कहां लगती है? दांतों की जड़ों पे लगती है, ना कि आपके तालू पर। तालू थोड़ा सा उसे ऊपर का भाग है जहां पे चा बोलने में जीभ स्पर्श करती है। इसलिए मैं चा और ला को एक साथ बुलवा रहा हूं कि अंतर समझ में आ जाए। दंतमूल क्या है और तालू क्या है, अंतर समझ में आ रहा है? ला और चा बोल के देखें। ला जीभ पे ध्यान दो। ला थोड़ा सा और अपन उसको खींच, थोड़ा लंबा बोले। ला मतलब स्लो मोशन में ला ऐसे करके। क्लियर तभी होगा। जैसे हम ला बोलते हैं तो जीभ हमारी थोड़ी सी नीचे रहती है, और जैसे चा बोलते हैं और जीभ थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। बस ये बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं है। चा में ऊपर जाएगी, अपन नीचे आ रही क्या? तो चा बोलो और ला। अब नहीं रहेगी तो ऊपर वाले दांतों के पास, लेकिन जहां चा में टच करते उससे थोड़ी सी नीचे आएगी। जो तो सब कल की मेहनत बर्बाद होगी। कल आपको बता दिया था चा में टच कर रही है, आज अपन कह रहे हैं चा में टच ही नहीं कर रही है। अब अपन आज अभ्यास करेंगे, है ना। चलो नहीं समझ में आया तो अपन और भी अभी क्लियर कर लेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, अपने पास देखो आखिरी वह चाहिए, और आखिरी समय मतलब होता है प्रभु इच्छा तक। टेंशन मत लेना, कोई 8 बजे की बाउंडेशन नहीं है। 8 बजे की बाउंडेशन उनके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए, बेचारे उनको और भी काम है, अपने पास कोई काम नहीं है। अरे अपने को घर ही जाना है। सुनो जरा, सुनो जरा। अब जैसे या रा ला वा, या और रा ला वा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ हमारी सटीक तरीके से प्रयोग नहीं करती है, थोड़ा थोड़ा सा स्पर्श करती है। वो मैंने अलग जगह है, वो मैंने आपको नाम बता दी। या में कहीं स्पर्श नहीं करती, रा में आपकी लगभग लगभग वहीं जाएगी जहां पे ला के पास लगती है। ला और रा थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो पीछे जाती है, लेकिन उसको हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमसे कभी एग्जाम में सवाल पूछता है कि बताइएगा कि हम कौन से ऐसे व्यंजन हैं, अपने पास कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिनको अर्धस्वर कह सकते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आएगा कि इनको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, तो कारण समझ लेना। एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके पास में एक शब्द लिखा, बोला गई और फिर लिखा गई। अब बताना ईमानदारी से कि आपने एक ही पेज में, एक ही रजिस्टर में, नोट्स में एक ही ये शब्द 2 बार कितनी बार लिखा है? एक बार अपने गई लिख दिया और अपने को नहीं पता, अपने लगा इसको गलत नहीं हो सकता कहीं, तो अपने का कोई बात नहीं, सामने वाले को बता देते मुझे सही भी आता है, देख ले। तो इनमें सही कौन सा है? फिर पहला सही है, बहुत बढ़िया है। अगला बताइएगा, आपने लिखा इसको और फिर लिखा इसको, तो इनमें फिर कौन सा सही है? अच्छा, फिर अपन ने लिखा इसको और फिर अपन ने लिखा इसको, अब कौन सा सही है? दोनों सही है। अब जरा देखते हैं, दोनों सही होता तो फिर इनको अपन चर्चा नहीं करते, है ना। नहीं तो अपन काय को पढ़ रहे होते। इसमें ये वाली कभी नहीं जाएगी, लौट के फिर आ जाएगी। अपन को कि चली गई बाधा मुक्त ना, ये फिर आएगी वापस, क्योंकि ये गलत है। हाँ, फिर देखो, फिर लिखा है चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो ऐसा लिखो। अब कभी कंफ्यूज होते हैं हम लोग, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि हमें ऐसी स्थिति में, हम जब या के साथ कंफ्यूज होते हैं तो आप स्वर के साथ जाओ।
किसके साथ जाओ? स्वर के साथ। लेकिन हर बार नहीं जाएंगे अपन स्वर के साथ, ये भी बात है। क्यों? क्योंकि यदि हमने इसको ऐसा लिख दिया ये गलत हो जाएगा, स्थायी नहीं होगा, स्थायी। परमानेंट एड्रेस के लिए, स्थायी एड्रेस के लिए 100% हमको यही लिखना चाहिए और आप यही लिखेंगे। तो गई इस तरह से लिखा जाएगा, चाहिए ऐसे लिखेंगे, और स्थायी में इस तरह से लिखा जाएगा। वर्तनी में भी लिखवाया जाएगा आपको एक आधी बार। अब याद रखना, माना कभी वर्तनी में स्थायी आ गया तो अब आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दो बार यदि वर्ड हमारे सामने से निकल गए, शब्द निकल गए, पर वो कोशिश करें कि वो गलत ना हो कम से कम, है ना। नहीं, अनजाने में तो गलती हो ही रही है, अनजाने में तो लोगों से हत्याएं तक हो जाती हैं, अपने से छोटी छोटी गलतियां हैं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो अब देखो, इसीलिए इनको क्या कह दिया है कि जैसे ही इनके साथ में कोई भी स्वर जुड़ता है ये स्वर की तरह प्रयुक्त होने लगते हैं, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब कैसे सही लिखा जाए। तो विद्वानों का कोई बात नहीं, इनको अर्धस्वर कह देते हैं। तो या और वा को क्या नाम दे दिया? अर्धस्वर दे दिया। एक उदाहरण वा का और देखते हैं। जैसे 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 अपने पास लिखा है, जरा बताइएगा कि पहले तो इसका उच्चारण मैंने शायद आपसे एक दिन बुलवाया होगा, ऐसा मुझे याद आ रहा है। अब इनमें से सही कौन सा लिखा है? अब देखो, सही तो वैसे दोनों ही हैं, ये वही प्यासा कौआ है और ये भी वही प्यासा कौआ है। और अपनी किताबों में, अपने सिलेबस में, या आपने पढ़ा होगा वहां पे ये ऐसा भी लिखा हुआ हमने पढ़ा है, और हमने कई बार ऐसा भी पढ़ा है। लेकिन फिर वही बात आती है, तो हमें स्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम आ के साथ जाएंगे। क्या? कौआ। ऐसी बाधा नहीं आए कि हम इंग्लिश मीडियम पढ़े, हम तो कौआ पढ़ेंगे, है ना। कौआ है ये शुद्ध अपना, ये कौवा है, इसको पढ़ते रहो, ये गलत है ना। तो या और वा को अपन क्या याद रखेंगे? अर्धस्वर याद रखेंगे। ये सारी बातें याद रखना है। स्थायी कल लिखे थे अपन वर्तनी में, चलो कोई बात नहीं। अर्धस्वर की बात होगी। अगला देखो, अब बच रहा है रा। तो रा का अपन ने क्या नाम दे दिया? रा का नाम दे दिया प्रकंपित व्यंजन। क्यों? क्योंकि जब रा को बोलते हैं तो हमारी जीभ की टोन में कंपन, वाइब्रेशन होता है, इसलिए प्रकंपित व्यंजन। इसको हिंदी में एक और शुद्ध नाम दिया कि रा बोलते समय जीभ लुढ़कती है। रा कंपन या बार बार ऐसे होती है, लुढ़कती सी है, तो विद्वानों का ये लुंठित व्यंजन है। लुढ़कने से याद रखो, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित याद रख सकते हो, ठीक है। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? रा को कहते हैं। अब कौन बच रहा है? ला। ला जो है इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अब बात यह है कि पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं? हिंदी में पार्श्व का मतलब होता है बगल, पड़ोसी। पार्श्व में देखना क्या चल रहा है, पार्श्विक व्यंजन आधा सा है, तालब्य सा, मतलब सीटी वाला सा है। तो अब देखेंगे कि जैसे हमसे कभी प्रश्न पूछे या हमें कभी लिखना हो, बताना हो ला के बारे में, तो बताएंगे पार्श्विक व्यंजन है। और पार्श्व का अर्थ समझ लेते हैं, क्या होता है? बगल में, या बगल कह सकते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको पार्श्विक व्यंजन, वो और समझो। जैसे हम ला बोलते हैं, तो ला बोलेंगे तो जीभ आपको पता है कि हमारे मुख में जाएगी और वो पूरे मुख को बंद कर लेती है, क्योंकि दांतों के पास जाके रुकती है ला। और ये जीभ इस तरह से खड़ी, मतलब मुख को बंद कर लेती है कि साहब अब जो फेफड़ों से श्वास वायु बाहर निकलेगी उसको रोकती है ये। अब जो श्वास वायु मुख से बाहर निकलती है तो वो अब कहां से निकलेगी? तो वो जीभ के बगल से निकलेगी। वो श्वास वायु कहां से निकलती है? जीभ के बगल से निकलती है ला के उच्चारण में। तो इसका नाम दे दिया गया पार्श्विक व्यंजन। क्यों? क्योंकि ला के उच्चारण में श्वास वायु कहां से निकलेगी? तो बताएंगे, जैसे ये जीभ अपन ने ऐसे बोला तो ये इस पोजीशन में, शेप में, तो अब श्वास वायु कहां से निकलेगी? बगल से। और बगल को क्या कहते हैं? पार्श्व कहते हैं। तो अब इनको एक बार फटाफट से सुन लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। या, रा, ला, वा। अब कभी पूछे कि अर्धस्वर कौन है? या और वा। फिर पूछेगा प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कौन है? रा। फिर पूछेगा पार्श्विक व्यंजन कौन है? अच्छा, हम जब व्यंजनों का उच्चारण स्थल अब आगे चल के एक साथ सारे पढ़ाएंगे, जैसे का वर्ग का बताया था कंठ, ऐसे हम सबका पढ़ाएंगे, तो इनके वहां पे आपको बताएंगे अलग से कि इनका उच्चारण स्थल और क्या होता है। अगले व्यंजन की तरफ चलते हैं। अगला व्यंजन का जो प्रकार है इसका नाम है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसका नाम हम याद रखेंगे, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनका नाम है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। देखो,
आपको पता है 4 होते हैं, हमें पता है शा, शा, सा और हा, ये 4 होते हैं। बात यह है कि आपके यहां पे कोई मिलने वाला व्यक्ति आया और वो कह रहा है कि हमें थोड़ा सा उष्णांबु दे देना, तो क्या दे दोगे बताओ? उष्णांबु क्या? गर्म पानी? आप लोगों की हिंदी बहुत शानदार है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तुरंत हिंदी कर दी 1 सेकंड के लिए। उष्ण का मतलब होता है गर्म, सही बात है। अंबु पर्याय है जल का। यदि आपने बस ये ही दिमाग थोड़ा सा सजग कर लिया ना, तो हिंदी तो वैसे ही लोग बागों का एक अवधारणा ही है कि हिंदी में कुछ है ही नहीं, तो वो अवधारणा आप लोग सिद्ध कर सकते हो। बस यही अपने को सजगता चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब देखो, उष्ण का मतलब पता है ना अपने को गर्म होता है। अब बस यहीं पे इसलिए बताया क्योंकि उष्ण का मतलब भी गर्म होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ कि जैसे मान लेते हैं कि अभी तो हम लोग थोड़ा सा गर्मी के सीजन में हैं, यदि सर्दी के मौसम में पड़ रहे होते तो अपन लोग यहाँ पे जैसे बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे तो हाथ ऐसे करते रहते, क्यों? ऊष्मा के कारण, कि हमें थोड़ा सा हीट, अपने हाथ गर्म बने रहे, ठंडे नहीं हो। अब ऐसी परिस्थिति में ये हाथ गर्म होते हैं। आप लोग फिजिक्स के भी मास्टर ही हो, लगभग हर विषय की मास्टर बन गए, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो अब आपको पता है कि जैसे फ्रिक्शन माने घर्षण होगा तो हीट उत्पन्न होती है। तो अब ऐसे ही जब इन चारों व्यंजनों को हम बोलते हैं तो हमारी श्वास वायु क्या है? स्वर तंत्रिकाओं से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। रगड़ माने घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। मतलब सर्दी का कहा तो अपन आभास कर रहे हैं, ऐसी सर्दी होती थी ऐसे कर रहे थे। अब देखो, तो क्या बता रहे थे हम? भूल ही गए। हाँ, ठीक है। ये बता रहे थे कि जब इनका हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारी श्वास वायु जो फेफड़ों से बाहर निकलेगी वो स्वर तंत्रिकाओं से घर्षण करती हुई या रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। अब एक बात बताओ, जो किसी से घर्षित हो, किसी से रगड़े, तो ऊष्मा तो निकलेगी। तो अब यही कारण होता है या यही रीजन है कि हम इन चारों को क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी मतलब घर्षण सहित, सामान्य सहित। जैसे देखा होगा, एक आपके पास मूल शब्द है परिवार, उसके पहले एक सा उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या अर्थ समझेंगे? कि आज सबको जाना है, हम ये अर्थ समझते हैं। मतलब सा माने होता है सहित, और सा यहां पे भी लिखा है, लेकिन घर्षी माने घर्षण से संबंधित है। तो ये वर्ण जो बोले जाते हैं वो कैसे बोले जाएंगे? घर्षण सहित बोले जाते हैं। और जब घर्षण सहित बोले जाएंगे तो क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब ऐसा नहीं सोचना है कि धुआं निकल जाएगा, हल्की सी ऊष्मा गर्म होती है ना। अब जैसे आप इनका उच्चारण करें, बोल कर देखें जरा इसको। अच्छा, पहले एक बात बताओ कि अपने को नहीं पता होगा कि तीनों सा में अंतर क्या क्या होता है? 2 का पता है। आज अपन तीनों का अंतर समझने की कोशिश करते हैं कि पहले तो इनके नाम याद कर लो, इनके नाम क्या क्या हैं, क्योंकि हम आगे चल करके इनका पर्टिकुलर इनके नाम से बुलाएंगे। क्योंकि भाई जैसे अपना नाम है, अपन किसी व्यक्ति को बुलाएं, यहाँ आओ, तो वो कहेगा अरे मेरा नाम ये बी क्यों वो कर रहे हो? तो अपन वैसे भाई इनको भी बुरा लगेगा, ये नंबर कटवा देंगे ना, बुरा लग गया तो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ तालव्य शाह। अभी आपको वहां पे भी बता देंगे स्पर्शी व्यंजन लिख के। इसको कहते हैं तालव्य शाह, इसको कहते हैं मूर्धन्य शाह, इसको कहते हैं दंत शाह। इनको कहां लिख सकते हो अभी बताएंगे, अभी 1 मिनट में। आप इनको वहां लिख सकते हो जो कल स्पर्शी व्यंजन लिखे थे ना, वहां जहां तालु लिखा होगा, मूर्धा लिखा होगा, उनके बगल में भी लिख सकते हो। तो वहीं पे जब पढ़ोगे तो एक बार वहां पे भी पढ़ जाएंगे कि ये कौन सा सा है? तालव्य शाह। ये कौन सा सा है? मूर्धन्य शाह। ये कौन सा सा है? दंत शाह। इनकी बात अभी करेंगे 1 मिनट में। ये तीनों एक जैसे ना, तो पहले एक जैसों को फ्री हो लें। अब जरा समझना कि आपने का वर्ग कल पढ़ा था, आपने चा वर्ग पढ़ा था, आपने टा पढ़ा था, ता पढ़ा था और पा पढ़ा था, यानी का चा टा ता पा पढ़ा है ना। तो याद रखो, का वर्ग में और पा वर्ग में कोई शाह नहीं आएगा। का वर्ग में और पा वर्ग में कोई शाह नहीं आएगा। चा के साथ में तालव्य शाह, टा के साथ में आप बताएंगे मूर्धन्य शाह, और ता के साथ में दंत शाह। क्यों? क्योंकि चा से चालू माने तालू बताया था, ध्यान करो। और आपको यहां पे बताना, कल की बात याद रखो, केटीएम भूल गए क्या? ठीक है, अब कौन बचा? मूर्धा या मूर्धन्य?
कौन बचा? मूर्धा या मूर्धन। ये कौन है? दंत है। ये कौन है? ये दंत है। और पास से कौन है? ओष्ठ है। तो अब जरा याद रखना, कंठ और ओष्ठ वर्ग में एक भी सा नहीं आता। अब विद्वानों ने हालांकि भारी कोशिश की है, भरसक प्रयास किया है कि हमें शब्द के उच्चारण में ज्यादा कठिनाई ना हो, इसलिए कोशिश की गई है कि ज्यादातर एक ही वर्ग के वर्णों का एक साथ प्रयोग किया जाए। एक साथ प्रयोग किया जाएगा तो क्या उच्चारण में कठिनाई नहीं आती। जैसे जैसे उच्चारण में कठिनाई कैसे नहीं आएगी? जैसे यहां पे लिखा है च स म। अब देखना ये चा कौन से वर्ग का है, शा कौन से वर्ग का है। तो कम से कम दो एक साथ हो गए तो जीव एक ही जगह लगा के काम चल जाएगा ना। नहीं आई समझ बात? दोनों, अच्छा इतनी तो समझ आ रही है, दोनों एक ही घर के हैं, इतनी तो समझ में आ रही है। एक घर के मतलब ये देखो, इसके साथ ही आएगा, क्योंकि सरल करने के लिए चा का उच्चारण कहां से होता है? तालु से। और शा का उच्चारण कहां से होता है? तालु से। यानी कि चा वर्ग के साथ में 70% से ज्यादा केसेस में आप इसी शा का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और देखो, अच्छा यहां पे आप इसका प्रयोग कर लो और इसमें इसका प्रयोग कर लो। कभी पूछे का वर्ग के साथ सामान्यतः किस शा का प्रयोग करते हैं? तो मूर्धन्य शा का प्रयोग करते हैं। पा वर्ग के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बताएंगे मूर्धन्य शा का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे एक उदाहरण बताएं, कष्ट, हाँ बहुत सारे होंगे। आपने लिखा जैसे निष्पाप। तो एक एक लॉजिक की बात कर रहे हैं, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस अपन डेवलप कर रहे हैं कि हम किस तरह से इन वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछे बताएं चा वर्ग के साथ किस शा का प्रयोग किया जाएगा? तो चा आपका खुद तालु है तो तालव्य शा। आपसे पूछ रहा है टा, तो टा किस वर्ग का आता है? तो उसमें मूर्धन्य सा माने षटकोण वाला सा। ठीक है, दूसरी बात समझेंगे दंत सा में। जैसे आपको लिखना है ये कि अब हमें ये नहीं है, अब तो सिलेक्शन ही हो जाए बस, संतोष। तो देखें ये आपका दंत सा और ये भी आपका ता दंत वर्ग का है कि नहीं है? तो अब समझ में आ रही ना कि आपका शा ये खुद दंत है और ता भी दंत है। तो कोशिश ये की गई कि ज्यादातर किसी शब्द में एक ही वर्ण का या सा के साथ उसी वर्ग के वर्ण का प्रयोग किया जाए, ये कोशिश है। और ये आपको ज्यादातर चीजें मिल जाती हैं। आप जब आगे चल के इन सब चीजों को ध्यान से देखोगे, इस नजरिए से देखोगे, तो आपको लगेगा एक ठीक है, कॉमन चीजें अपने को दिखने लगती हैं। अब चलो आगे देखते हैं। अब आपसे क्या पूछेगा? तालव्य शा कौन सा है और मूर्धन्य शा। अब इनके उच्चारण की बात और करते हैं। जैसे हम लोगों को कभी पता नहीं चलता, वैसे आप लोग तो बिल्कुल कल सही सटीक बोल रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि इस शा का उच्चारण कर रहे हैं तो जीव अपनी कहां लगनी चाहिए? तालु पे। और हमें तालु पता है, लेकिन एक बेसिक अंतर समझें। और किसी को ऐसा लगे कि हम तो कहीं पे भी बोल के एक जैसे ही बोल देते हैं, तो कोशिश करो दांतों पे जीव लगे और शक्कर बोलें। जीव दांतों की तरफ जाए, ऊपर नहीं उठे। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि शक्कर बोलेंगे तो जीव हमारी हल्की सी ऊपर उठेगी और कहां टच करेगी? तो आप भी बताएंगे तालु पे टच करेगी। षटकोण, षटकोण थोड़ी सी पीछे आएगी, षटकोण। अब षटकोण कर देंगे तो बात अलग है, षटकोण में सीधी जाएगी दांतों की तरफ, वो सा गलत हो गया ना फिर। इसीलिए मैंने आपसे शायद कल या परसों में बताया होगा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनका कभी हिंदी का कन्वर्सेशन ध्यान से सुनो। मतलब बोलने का उनका एक अलग ही लहजा होता है, बड़ा शालीनता से बातचीत करते हैं, बड़े एकदम से फ्लो में बोलते जाएंगे, वो सारे शब्दों का उच्चारण एकदम बेहतर। ऐसा नहीं कि लत्ता लपेटी कर रहे हो कुछ भी, कहीं का ईंट कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा, ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। मेरी तरह कुछ भी बोल दे जाओ आगे पीछे का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारी चीजें आपको मैं सिखा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। बोलने से लेकर के, लिखने से लेकर के पढ़ने तक, हालांकि पढ़ तो आप बढ़िया लेते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उच्चारण भी आपका काफी जगह मैंने कल आपने बोल के देखा, काफी लोगों का बहुत बढ़िया था। ठीक है, जो मेरा अभी तक नहीं है। शब्द ऐसे बोलेंगे, शब्द नहीं बोलेंगे, शब्द। अच्छा, इसलिए हम लोग इसको कभी कभी क्या कहते हैं? शीटी वाला सा। क्यों कहते हैं? संकट नहीं कहेंगे, हाँ हाँ शंकर, शंकर कह देंगे। संकट कह देंगे तो बुका कैसा संकट है तुम पे? कैसा भी नहीं, गलत बात है, क्योंकि जो सही नहीं बोल रहा मतलब उसको ने संकट कभी जाना ही नहीं है। शंकर, संकट, षटकोण, ठीक है। षण्मुख, षण्मुख बोलना है,
षणमुख, तो जीभ थोड़ी सी क्या बिल्कुल पीछे जाएगी, षणमुख। षणमुख बोलो, षटकोण बोलो सबसे बढ़िया। षणमुख बता तो रहे हैं। हाँ, आपके देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो बोल के देखो जरा, बोल के देखो कौन से सेट्टी थे? सेट्टी थे कि चेट्टी थे? जो भी हो, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा मुझसे। षणमुगम शेट्टी, षणमुगम, षणमुगम, धीरे धीरे करत करत अभ्यास, जड़मत हो सुजान। जड़मत। चलो देखो, तो अब समझ में आ गई कि शा का इसका उच्चारण स्थल क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है। इसको क्या कहते हैं? हा को। हा को कहते हैं स्वर तंत्रीय व्यंजन। हा को बोलते हैं तब हमारी स्वर तंत्रिकाओं में थोड़ा सा कंपन होता है। ह बोलेंगे तो यहां पे देखेंगे हल्का सा वाइब्रेशन होता है, ह, इसलिए स्वर तंत्री व्यंजन कह दिया। अब कंठ से, यानी कि इसका उच्चारण गले से होता है, इसलिए हम इसको काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, काकल्य ध्वनि। ठीक है, हा को ही कहते हैं काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि। तो हम इसको स्वर तंत्री व्यंजन भी याद रख लेंगे, और क्या याद रख लेंगे? हा को काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। अब इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो अब अगले व्यंजन की तरफ चलते हैं। इसमें इतनी बातें याद रखो, अपना काम हो जाएगा कि किस वर्ग के साथ में कौन सा सा है, और का और पा के साथ में कौन से सा का प्रयोग करते हैं। कंठ से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए अली जीवा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जहां मुख में अपना, जहां नासिका छिद्र है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मुख के अंदर यहां पे जो नाक जुड़ती है, या मुख में जहां अंदर खुलती है, हाँ जो भी है, मतलब आपका वाला, ठीक है, तो वहीं से एक जगह अली जीवा, वहां से इसका उच्चारण होता है। तो इसके इसीलिए हम इसको काकल या अली जीवा भी कहते हैं, स्वर, इसको हा को। स्वर तंत्री जब बोलते हैं तो हल्का सा कंपन होता है। अब बोलेंगे ह तो आपको यहां लगेगा हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए स्वर तंत्री कहते हैं। यहां तक कि सबको सारी बातें क्लियर हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट और लगे भी तो वैसे पूछ लेना, और नहीं तो मन को समझा देना। काय को इंसल्ट करवा रहा है महाराज, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी डाउट। स्वर तंत्री जब हम इसको बोलते हैं तो हमारे गले में, आप ऐसे हाथ रख के देखें और हा बोले, हा, हल्का सा कंपन वाइब्रेशन लगता है, इसलिए हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन वाइब्रेशन होता है। इसलिए हा को क्या कह दिया? स्वर तंत्री व्यंजन कह दिया। बिल्कुल बड़े बड़े लिख दें, अभी देखो फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे अगली बार से, चिंता नहीं करो। आप बताओ, जहां भी समस्या लगे वो बता दिया करो, समाधान हो जाएगा। सब कुछ अपने हाथ में ही है। चलो, एक सवाल है, उसको गई और स्थाई द्वारा से समझा देते हैं। जरा देखो, गई कभी हमें सही लिखना है तो गई में ई का प्रयोग करें, सही हो जाएगा। और आप स्थाई का प्रयोग सही करना चाहते हो तो या के साथ ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। हाँ, ये शुद्ध वर्तनी के हिसाब से हैं सारी चीजें, बिल्कुल 100% शुद्ध वर्तनी है, कहीं किसी प्रकार की कोई मिलावट की बात ही नहीं है। अगली बात देखो, अगला है आपके पास में द्विगुण व्यंजन। 3 हो गए ना अपने, स्पर्शी और 2-3। हाँ, अगला है अपने पास में द्विगुण व्यंजन। ये बहुत बढ़िया है, हालांकि इसको तो आप मात्र नाम याद रख लो, विशेष कुछ काम नहीं है इसका। द्विगुण व्यंजन, इसको अपन कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। अच्छा, अभी अपन ने एक बात कही थी, मैं भूल ही गया। अगला पॉइंट है अपना 4th, जिसका नाम है द्विगुण व्यंजन। क्या नाम बताएंगे अपन इसका? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम लोग उच्छिप्त वर्ण, इसी को कहते हैं उच्छिप्त वर्ण। ठीक है, इसी को कहते हैं ताड़नजात ध्वनियां, इसी को कहते हैं ताड़नजात ध्वनियां, इसी को कहते हैं ताड़नजात ध्वनियां। ये तो नाम हैं इसके, तो आप इनको याद रख लो, ताड़नजात ध्वनियां। अब देखो जरा यहां पे कि आपको क्या बात याद रखनी है जो अपने काम में आ सकती है। तो पहली बात जरा यहां पे ध्यान से सुनना कि आप एक बात इसमें याद रखेंगे, आप एक बात यहां से याद रखेंगे, इसे हमने वर्णमाला से हटा दिया है, यानी कि वर्णमाला में शामिल नहीं है। पहली बात तो ये याद रखो, वर्णमाला में क्या नहीं है? ये शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं है।
तो आपसे पूछेगा क्या बताओ द्विगुण व्यंजन अभी वर्तमान में शामिल है, तो नहीं है। हालांकि इस टाइप के प्रश्न नहीं आते ये वैकल्पिक परीक्षाओं में, लेकिन बस एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वर्णमाला में पढ़ रहे हैं इसलिए। दूसरी बात देखो, अब हैं कौन कौन से, तो आपको शायद मैंने कल बताए थे, डा और ढा। इनका प्रयोग हमसे बेहतर जो लोग करते हैं ना, वो कौन करते हैं, आपके राजस्थान और हरियाणा बेल्ट के, खड़ी टोन है उनकी। छोरा पढ़ ले, वो पढ़ नहीं बोल, अपन हाँ पढ़ तो रहे हैं ऐसे बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई बातें, वो कहते हैं पढ़। वो थोड़ा सा भारीपन लेकर के चलते हैं, या उनकी खड़ी टोन है, थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है, बिल्कुल सही करेक्ट उच्चारण है। आप पढ़ में इसकी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते, बताओ, करते ही ना। तो अब याद रखेंगे, इनको हमने वर्तमान की वर्णमाला में शामिल नहीं किया है या हटा दिया है, लेकिन एक बात समझना, ऐसा नहीं सोचना कि अब कोई शब्द ही नहीं बनेगा इनसे, शब्द तो बहुत हैं, जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं शब्द तो वही हैं। अच्छा क्या होता है, एक बात और समझना कि हमने कुछ बदलाव किए हैं, सही बात है, लेकिन हमने बिल्कुल बदलाव नहीं किए। जैसे हमारे पास सबसे प्राचीन भाषा आदि जननी हम हिंदी की किसी को मानते हैं, तो संस्कृत को मानते हैं, और संस्कृत को आप यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक वैदिक संस्कृत था या थी, उसके बाद आपको लौकिक बताई थी, कल बताया था क्या ऐसा कुछ, इसके बाद आपको बताया वैदिक, लौकिक के बाद पाली, बताया तो था मैंने, गौतम बुद्ध आए थे, महावीर स्वामी आए थे, ऐसा कुछ बताया था। पाली के बाद आप बताएंगे यहाँ पे प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद बताएंगे अवहट, अपभ्रंश के बाद बताएंगे अवहट, और अवहट के बाद चलो सीधे सीधे हिंदी पे आ जाओ, ये वर्तमान की हिंदी, ठीक है। अवहट का मतलब पुरानी हिंदी। आप लोग बच गए कैसे, कि भाषा नहीं पढ़नी पड़ रही क्योंकि सिलेबस में नहीं है, और पढ़ भी लेते तो क्या समस्या, इतना पढ़ रहे हैं तो एक भाषा में क्या समस्या थी। अब देखना जरा कि हमने क्या किया है कि कई सारे शब्द जो थे अपने, हम संस्कृत से वैदिक में लाए, वैदिक से लौकिक में लाए, लौकिक से यहाँ लाए, यहाँ से पाली लाए, पाली से अपभ्रंश में, अवहट से हिंदी। कई सारे शब्द में कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे आपसे कोई पूछे बताना भाई साहब ये कौन महोदय हैं, तो आप क्या बताओगे, तो आप क्या बताएंगे, ये कौन से भाई साहब हैं, ऊंट है ना, उष्ट्र आपका संस्कृत मतलब तत्सम शब्द होता है। इनको हम वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं जब तत्सम तत्व माने शब्द की बात करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में ये आपके लिए कम से कम 2 प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, कम से कम बता रहे हैं। 3 या 5 शब्द लिखवाने के लिए पूछ लेगा, कम से कम 3 तो पूछ ही सकता है, नहीं तो परिभाषा तो पूछ ही लेगा, और जो कुछ भी पूछे अपन तो पढ़ लेंगे इतना, भाई अपन तो कह रहे भैया पूछ लो साहब, हम तो बताने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब देखना, मतलब यहां से यहां तक हम चले आए, हमने कई सारे शब्द यहां भी प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके पास में कोई बता दे, आपसे कोई कहे कि चलो हम आज आपको क्या खिलाते हैं, आज आपको कच्ची पूरी का खिलाते हैं, कच्ची पूरी का खाओगे कि नहीं, सोच समझ के मना करना, नहीं बाद में कहो राजपाल यादव जैसा हो जाए। नहीं समस्या हो जाए कि अरे अपन ने दिन भर मैं काम करूं, मैं वो खाना खाइए। तो कच्ची पूरी का माने कचौड़ी, चोट हो गई, चलो अगली बात देखो। तो कच्ची पूरी का, अब ये अपने पास क्या तत्सम शब्द है, अपन इनको पढ़ेंगे। तो बस मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा नहीं समझें कि इनको हटा दिया है तो पुराने शब्द नहीं चले जाएंगे। पुराने शब्द आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी, नहीं कहते जेनेटिक, वैसे ही आज भी हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे आपने पेड़ बताया, बहुत सारे शब्द हैं, तो इनका हम आज भी प्रयोग करेंगे। लेकिन हम बस इतनी बात याद रख लेंगे, ये आपके वर्तमान में शामिल नहीं है। इनका नाम क्या है, तो द्विगुण उच्छिप्त मतलब होता है फेंका हुआ, अलग किया हुआ, तो इनको अलग ही कर दिया इसलिए शामिल नहीं है। और इनको क्या है, बोलते समय जीव झटके से नीचे आती है, ढा, जीव झटके से नीचे आती ताड़नजात, एकदम तड़क के नीचे आती ताड़नजात, डा और ढा, ठीक है। तो ये हो गया। और अंतिम टाइप समझ लो इसका आपके व्यंजन का, जिसका नाम है 5वां संयुक्त व्यंजन। आपको थोड़ी बहुत बात याद हो, स्वर में भी मैंने आपको संयुक्त स्वर पढ़ाया था, स्वर में भी हम संयुक्त स्वर पढ़े थे, सेम उसी पैटर्न में इनको पढ़ना है संयुक्त व्यंजन को। तो आपसे पूछेगा इनकी संख्या बता दो, तो संख्या बता देंगे 4 है। अब बात ये आती कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल बता देंगे। ये होते हैं अपने हिंदी व्याकरण में 3 छत्रज्ञ, और हम अभी चौथा जिसको हटा दिया उसकी भी बात कर लेंगे।
है ना, वैसे 3 है। ये इसको हटा दिया देवनागरी लिपि के हिसाब से, लेकिन अपन इसकी भी बात कर लेंगे, बुरा मान सकता है बाद में, तो अपन पहले ही निपटा के चलो साहब। अच्छा, अब आप लोगों की सबसे सरल और आपके हिसाब की भाषा है अंग्रेजी, मैं उसी का सहारा लेता हूं, है ना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जरा बताइएगा कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। तो मुझे लग रहा है मेरी अंग्रेजी बहुत बढ़िया है के, अच्छा सी से भी कर सकते हैं, मैं तो अभी तक के से ही पढ़ता आ रहा हूं, ठीक है, सी भी कर सकते हैं, चलो सही है, नई बात पता चल गई। तभी तो मैंने पहले दिन कहा था, कि मेरी इंग्लिश सही हो जाएगी धीरे धीरे। अब TRA इसको चलो बस इतनी बात यदि आपको आती है, माने आपको ये पता है सारी चीजें, ठीक है, क्या पता है, ये सारी चीजें अपने को पता है, चलेगा। अगली बात देखो, जैसे आगे की बात इसमें हम लोग करते हैं कि इनमें से हमको क्या करना है, अपन कैसे याद रखेंगे। अब जरा इसकी परिभाषा तो समझ लो, हमें ये तो पता चल गया संयुक्त व्यंजन 4 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, इनकी परिभाषा, संयुक्त का मतलब होता है जब किसी विषय वस्तु जो अलग अलग सोर्स से ला करके इकट्ठा कर दें, जोड़ दें, संयुक्त हो गया। ये तो होता है जब आप किसी व्यंजन को बनाएं और उस व्यंजन के बनाने के लिए हमने 2 अलग अलग व्यंजन लिए, उन 2 अलग अलग व्यंजन के मेल से जो नया व्यंजन बनेगा उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसको बनाने के लिए कम से कम कितने 2 व्यंजन चाहिए, या स्वर मतलब 2 वर्ण चाहिए, स्वर भी हो सकता है, आपका व्यंजन भी हो सकता है, देखते हैं। अब जरा समझना, इस का को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हिंदी में किससे लिखते हैं, का। अब जरा समझना, इनमें चारों में जो पहला वर्ण आएगा वो स्वर रहित आएगा, ये बात समझ लेना। कैसा आता है, स्वर रहित आएगा तो आप क्या कर देते हैं, हलंत लगा देते हैं, ठीक है, प्लस का साइन लगा दो। अब अंत में अब आ रहा है ये SH। अब बताइएगा कि अपने पास कितने श ऐसे हैं जिनमें SH आता है, तो आप बताएंगे 2 हैं, एक तो भाई साहब ये है और दूसरा ये है, इनमें ही SH आता है, दंत सा में तो नहीं आता, तो अपन इन 2 को रखते हैं। अब जो बाद में है उसका प्रयोग पहले करेंगे, मतलब हम मूर्धन्य सा को पहले लिख लेंगे, का और शा के मेल से छा बनेगा। देखो बन रहा है कि नहीं, इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल एक जैसी है कि नहीं, है ना। अगली बात देखो, इनको हम और तोड़ के लिख सकते हैं और छोटा रूप करके लिख सकते हैं, कैसे, का तो स्वर रहित है ही, आप सा को भी स्वर रहित कर देंगे तो यहाँ पे आ शेष हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये ऊपर बात लिखी है और नीचे लिखी, कोई अंतर तो नहीं लग रहा, लगना भी नहीं चाहिए। अगली बात देखो, दूसरी बात समझना, इस टी को क्या लिखेंगे, ता, और आरे बोले तो रा, तो ता और रा बन गया, ठीक है। अब देखो अगली बात समझना कि हम इसको और छोटा यानी कि और वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं, तो आप याद रख सकते हैं ये वाली बात, तो हाँ बिल्कुल याद रख सकते हैं। फिर अपन थोड़ा सा आगे और चलते हैं, और अच्छा ये बहुत बढ़िया शब्द आया है, पुराने लोगों का या बुजुर्ग व्यक्तियों का आपने कभी इस वर्ण का व्यंजन का उच्चारण सुना हो, वो जिया बोलते थे, जिया शायद सुना हो, जिया। तो अब इसको जिया बोलते थे, तो जिया से ही मदद करते हैं, जिया आधा जा, और इसको क्या पढ़ेंगे, बोलना जरा दोनों को मिला के, जिया बन गया। लेकिन हम लोग होशियार हैं, अपन क्या पढ़ते हैं, ज्ञा पढ़ते हैं। ज्ञा कैसे पढ़ेंगे, आधा गा और या, हम लोग ये पढ़ते हैं ज्ञा, तो मैंने दोनों लिख दिए, लेकिन आपको किसके साथ जाना ये बात समझ लेना, अपना मान्य वैधानिक यही है, लेकिन भाई आज का जो उच्चारण है वो मैंने लिख दिया है ज्ञा। अब जरा समझना, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की तो होगी, अब जरा इसको तोड़ने की बात कर लेते हैं। आधा जा, यहाँ को भी स्वर रहित कर दो और बाद में स्वर लिख दो, बात बन जाएगी, ठीक है। आगे चलो, अगली बात देखो, अगली बात क्या है जरा सुनना। आप देखेंगे सरा में लिखा है SHR, तो SH मैंने बताया जो लास्ट है उसको पहले, और जो पहले है वो लास्ट में, तो अब जरा इसको लिखेंगे ये, ठीक है। अब कौन आ रहा है, RA, प्लस का साइन लगा दो, लगा दिया। अब यहां पे क्या लिख देंगे, रा। शायद मैंने आपको कल बताया होगा
या परसों बताया होगा, श्रृंगार या क्या श्रृंखला कुछ बोला होगा, उसमें मैंने बताया कि आपका जो राग के पहले शाह आता है तो इसके लिखने का तरीका वैसे ऐसे नहीं, इसके लिखने का तरीका ये होता है, इस तरह से लिखा जाता है। अब रा जो पूरा है उसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसी के साथ में जैसे री आ जाती है, इसके साथ में जैसे ही माना री आ गई, आपने इसको हम नहीं, इस पे देखो, जैसे अपने पास में सा के साथ में क्या लिखा है रा, तो अपन कैसे करते हैं, इस आधे सा के लिए ऐसा चिन्ह बनाते हैं और रा के लिए इस तरह का एक त्रियक रा का प्रयोग करते हैं, सरा, ठीक है। और आपके इस सा के साथ में क्या आ जाता है री, तो अपन आधा सा तो अपने पास वैसा ही रहेगा, ये सा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन अब क्या होगा, यहां पे ऐसी संरचना बनेगी ये री की, तो उच्चारण भी अलग अलग होता है, उनका अर्थ भी अलग अलग जाएगा। तो ये सरा और श्री की कहानी है, आप हम लोग पहले पढ़ चुके थे, है ना, बस अब आया था इसलिए अपन ने चर्चा कर ली है। अब देखो ये बात समझ में आ गई। अब देख रहे हैं ना ऊपर वाली बात कैसे बनी होगी। अब इसको आप तोड़ेंगे, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे जरा समझिएगा, इसको तोड़ा कैसे जाएगा। आपने आधा सा तो है ही, हम रा को भी वर्ण विच्छेद कर देंगे, रा से स्वर अलग कर देंगे, बन गई बात, सरा बन गया। अब देखो यहां से का शा ता रा से आप इनको सबको अलग अलग करके देखेंगे तो ये ऐसे बने। आपको मैंने बताया होगा कि इन सबका टोटल 39 आ रहा था। कौन कौन का, स्पर्शी व्यंजन का, आपके ऊष्म का, संयुक्त का, अंतस्थ का, द्विगुण का, 39 आ रहा था कल की बात। लेकिन हम लोग कुल व्यंजन कितने पढ़े थे, 33, तो 6 बढ़ रहे थे ना। तो आपको मैंने शायद ये बता दिया होगा कि हमने बाद में वो 6 कम कर दिए थे, द्विगुण और संयुक्त व्यंजन, मतलब इनको चारों को हटा दिया था। क्यों हटाया होगा, मतलब इनको मूल व्यंजन में नहीं गिनते, इनको मूल व्यंजन माने 33 में नहीं गिनते। क्यों, इसलिए आपने बताओ इसे कहीं गिना है पहले, कहां गिना है, चलो मैं बताता हूं। एक बात सुनो छोटी सी, क्या होता है, मेरा स्वभाव थोड़ा सा अलग है। मैं जैसे आप लोग एक आध 2 दिन नहीं आए तो मैं पूछ ही सकता हूं, या कोई भी टीचर पूछ सकता है, क्यों भाई साहब 2-3 दिन से अपन कहां मस्ती कर रहे थे, कहां चले गए थे, काहे नहीं आए। तो ऐसे एक बालक नहीं आया, 2-3 दिन हो गए, अगले दिन आया, मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहा 2-3 दिन से। अरे सर क्या बताएं, घर पे 3 मेहमान आ गए थे, उनकी सेवा में लगे थे। अपन ने पूछा तेरे पास भारी मेहमान आते हैं, मैंने पूछा बता कौन कौन आए थे। अरे सर क्या बताएं, इतने 3 मेहमान ऐसी गर्मी में आए। अरे बता तो कौन कौन आए थे, कि मेरे मामा आए थे, मम्मी के भैया आए थे, पापा के साले आए थे। मतलब ऐसा गजब आदमी, एक आदमी को 3-3 गिनवा रहा। अब एक बात बताओ, तो उन लोगों को हम 3 गिने कि 1 गिने, चाहे हम उनको अपना मामा बता लें, चाहे अपन उनको मम्मी का भैया बता दें, या पिताजी का साला साहब बता दें, बात तो एक ही है। अब जरा समझना, ये वही मामा हैं, ये वही साले हैं जो मम्मी के भैया हैं। मतलब ये हुआ कि जब हमने इनको एक बार गिन लिया, कोई मिला नहीं, ये कौन है, एक बार परिचय करवा दो, ये पिताजी के साले साहब हैं। फिर कोई मोहल्ला का, ये कौन है, ये हमारे माताजी के भाई हैं। फिर कोई ये कौन है, हमारे मामा जी हैं। अरे तो अब ऐसे अलग अलग परिचय करवाएंगे तो क्या अपन उनको अलग अलग जगह गिनेंगे, क्या नहीं गिनेंगे। तो आपने का को स्पर्शी व्यंजन में गिना था, हमने इसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में गिनाया, दोनों को। तो इन दोनों से मिलकर के बनने वाले व्यंजन को कभी व्यंजन में नहीं गिना जाएगा। क्यों, क्योंकि इनको हम लोग पहले गिन चुके हैं, इसको गिन चुके हैं, ये सारे व्यंजन जितने लिखे हैं उन सबको हम कहीं ना कहीं गिन चुके हैं। जब उनको गिन ही लिया है तो अब इनकी गिनती फिर मूल व्यंजन में नहीं होती है, इसलिए हम इनको मूल व्यंजन में नहीं गिनते, लेकिन संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 बताएंगे, ये सही बात है, क्योंकि ये तो सेपरेट हो गए ना। अब एक और सवाल यहां से बड़ा शानदार आता है कि बताओ हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या होता है, हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या होता है, फटाफट से बताओ। क्या, हाँ कैसी बात कर रहे हैं। मैंने अब तक जितनी चीजें पढ़ी हैं हिंदी में, मुझे याद है कि हमारे जो माँ साहब हुआ करते थे, हमसे कहते थे आ से ज्ञा तक लिख के लियो, तो अंतिम वर्ण क्या होगा, ज्ञा होगा। अब याद रखो, अंतिम वर्ण ज्ञा नहीं होगा, हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण हा होगा। क्यों होगा जरा समझो। अपने पास में क्या है, जैसे मैंने शायद कल बता दिया होगा कि ये आ की पूरी लाइन है, ये चली बात, ये खत्म होगी अंग और आह पे। इसके बाद आप का की पूरी लाइन लिखते हैं, चा की पूरी लाइन लिखते हैं,
टा लिखेंगे, ता लिखेंगे और पा लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे या, रा, ला, वा, फिर लिखते हैं सा, शा, सा और हा, फिर लिखते हैं छ, त्र, ज्ञा, ये खत्म। लेकिन ये कौन से व्यंजन हैं बताओ? संयुक्त। इनको मूल व्यंजन में गिनते हैं। तो वर्णमाला कहां खत्म हो गई? हा। तो हा कैसा वर्ण बन गया? वर्णमाला का अंतिम वर्ण बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास यदि हिंदी की डिक्शनरी अर्थात शब्दकोश हो तो उसमें देखने की कोशिश करना कि हिंदी वो आपकी डिक्शनरी कहां जाके खत्म हो रही है। वो डिक्शनरी आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी और अपने को माना अर्थ देखना है त्रिवेणी का। मान लो नहीं पता, वैसे आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 3 पता है। अब देखो, हाँ अपन त्रिवेणी को संगम अभी फिलहाल याद रखो। वैसे वेणी का मतलब होता है धारा, तो 3 नदियां भी नहीं बताएंगे, 3 धाराओं का समूह बताते हैं। अर्थात प्रयागराज अपन जैसे जानते हैं वहां 3 धाराएं मिलती। तो अभी थोड़ी देर के लिए समझो 3 का मतलब 3। अब अपने को तो त्रय का अर्थ देखना था ना, तो वहां मिलेगा नहीं, अपन कहां देखेंगे बताओ? त्र वैसे सामान्य प्रैक्टिकली में ताकि बाद किसके सरल कर देते हैं। किसके बाद देखेंगे? ताकि बाद। तो आप लोग बिल्कुल ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे हिंदी, अपन अल्टरनेट पढ़ सकते हैं, बता देना। नहीं तो मेरे जैसा आदमी होता ना, वो ये कहता छा के बाद ढूंढेंगे त्रिवेणी को। छ माने क्षत्रिय वाला, त्रिवेणी मतलब त्रिवेणी शब्द को, ठीक है। तो ये किसके बाद लिखा है? अपने आम बोलचाल में छा के बाद आ रहा है, लेकिन ये सही बात है। इनमें से संयुक्त व्यंजन में जो भी पहला वर्ण है वो हिंदी शब्दकोश में उसी वर्ण के बाद मिलेगा। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी जानकारियां, तो अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सही है। तो आप यहाँ पे इनका पहला वर्ण याद रखो, इन्हीं के बाद में ये सारे वर्ण अपने को मिलते हैं। लेकिन एक बात समझना, ये आपका वर्तमान में देवनागरी में शामिल नहीं है, ये 3 ही हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अगली बात देखो, वर्णमाला का अंतिम वर्ण हो गया, कौन सा किसके बाद आता है ये हो गया। अब जैसे माना कि अपने से कोई फोन करके पूछे इस समय कहां हो, और आपको जवाब आंसर हिंदी में ही देना है, तो क्या बोलेंगे? संस्थान में है। संस्थान तो बहुत बड़ा है, कहाँ है? कक्षा में, कक्षा। हाँ, तो ये बात याद रखना, जब छा बोलेंगे तो हल्की सी का ध्वनि का उच्चारण भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मूल बनावट है ना वो का से ही है, शुरुआत का से हो रही, चाहे भले थोड़ा सा बोलें। कक्षा, ठीक है। सक्षम, कक्षा, सक्षम, ठीक है। हाँ, सक्षम, ऐसा नहीं सक्षम। कक्षा, दीक्षा, हाँ दीक्षा, दीक्षा नहीं दीक्षा। तो पहला वर्ण है तो उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, जो शुरुआत होता है वहां उतना क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा पकड़ो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्षत्रिय, तो ऐसा नहीं क्षत्रिय, क्षत्रिय, उसको भी कर सकते हैं थोड़ा सा। क्षत्रिय, एक बरसात वाली छतरी वो अलग है, वो छतरी, वो छतरी, ता और री। अगला देखो, बस हो गया प्रैक्टिकल अपना खूब। अगली बात देखो, थकावट हो रही क्या? घर जा, कितनी दूर? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।